सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का जो टॉपिक है वो है डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर, यानी व्यवस्थापिका का पतन। ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है। बीए फर्स्ट ईयर में पुस्तक चलती है फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी राजनीति विज्ञान के मूल आधार, और एमए प्रीवियस में पुस्तक चलती है मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। दोनों ही पुस्तकों के पाठ्यक्रम का ये बिंदु है, सिलेबस का ये पार्ट है। और कई बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि व्यवस्थापिका के पतन के कारण क्या हैं, प्रदत्त व्यवस्थापन किसे कहते हैं, व्यवस्थापिका की शक्तियों में कमी के कारण बताइए, ये कार्यपालिका की शक्तियों में अभिवृद्धि के कारण बताइए। ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है और हर 2-3 साल में ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। कभी छोटा क्वेश्चन आ जाता है, कभी बड़ा क्वेश्चन आता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद है आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे। तो आइए बात करते हैं व्यवस्थापिका के पतन के कारणों के बारे में। आजकल हर जगह ये चर्चा है कि व्यवस्थापिकाओं या संसद का जो काल है वो बीत चुका है, इनका पतन हो रहा है। और लॉर्ड ब्राइस ने 1925 में एक पुस्तक लिखी थी, मॉडर्न डेमोक्रेसी। उसमें उन्होंने डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर्स की, यानी व्यवस्थापिकाओं के पतन की चर्चा की थी। और उन्होंने फिर पैथोलॉजी ऑफ लेजिस्लेचर, यानी व्यवस्थापिकाओं का रोग निदान, जो उनका की पुस्तक थी, उसमें उन कारणों की खोज का प्रयास किया था जिससे व्यवस्थापिकाएं पीड़ित होकर पतन की ओर जा रही हैं। आज अक्सर कहा जाता है कि संसदों का युग लद गया है, नौकरशाही की विजय हो रही है, कार्यपालिका या कैबिनेट की तानाशाही स्थापित हो चुकी है। तो इसका मतलब है क्या व्यवस्थापिकाओं का पतन का? केसी वीर ने कहा था कि व्यवस्थापिकाओं ने अपनी शक्तियाँ, कार्यकुशलता व सम्मान को बनाए रखा हो या इसमें वृद्धि तक कर ली हो, ऐसा संभव है। फिर भी अगर अन्य संस्थाओं से तुलना करें तो सभी पहलुओं में इसका पतन हुआ है, क्योंकि अन्य संस्थाओं ने अपनी शक्तियां बढ़ाकर सुधार कर लिया है। यदि व्यवस्थाओं की भूमिका और कार्यप्रणाली का हम सामान्य सर्वे करें तो कह सकते हैं कि कार्यपालिका की शक्तियों के संदर्भ में इनकी काफ़ी अवनति हुई है, यानी इनकी कमियां बहुत ज़्यादा कम हुई हैं। व्यवस्थापिका की शक्तियां बहुत कम हुई हैं। दरअसल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में जितनी भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, राजनीतिक संस्थाएं हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, नौकरशाही, जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में कार्यपालिका की शक्तियां ही सबसे ज़्यादा बढ़ी हैं न्यायपालिका और व्यवस्थापिका की तुलना में। आज चिंता का युग है, तीव्रता का युग है, और चिंता और तीव्रता के इस युग में एक संगठनात्मक संयंत्र की आवश्यकता को जन्म दिया है। व्यवस्थापिका का संगठन और व्यवस्थापिका की कार्यप्रणाली ऐसी है कि वो इस चिंता और तीव्रता वाले युग में बहुत तेज़ गति से काम नहीं कर सकती। ऐसी संस्था केवल कार्यपालिका हो सकती है। यद्यपि व्यवस्थापिका का महत्व आज भी बना हुआ है और कुछ स्थानों पर उसकी शक्तियों और कार्यों में भी वृद्धि हुई है, लेकिन कार्यपालिका से अगर हम तुलना करें तो कार्यपालिका की शक्तियों में जितनी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, उतनी व्यवस्थापिका के कार्यों में वृद्धि नहीं हुई। इसलिए इसे लोग कहते हैं कि व्यवस्थापिका का पतन हुआ है या व्यवस्थापिका की अवनति हुई है। जब वो ऐसा कहते हैं तो उनका आज से विधानमंडल की अनुमति से होता है कि विधानमंडल की अवनति हो गई है या विधानसभाओं का पतन हुआ है। तो व्यवस्थापिका के पतन के क्या क्या कारण हैं, इनकी अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कार्यपालिका के कार्यों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। कार्यपालिका कुछ ऐसे कार्य करने लगी है जिसके उसकी शक्ति है। आर्थिक नियोजन व योजनाओं का संचालन कार्यपालिका का प्रमुख दायित्व बन गया है। आधुनिक समय में 95% जितने भी विधेयक हैं वो संसदीय कानून व्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से या देशात्मक शासन प्रणालियों में प्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं। यानी ज़्यादातर विधेयक सरकारी विधेयक होते हैं। कोई न कोई मंत्रिमंडल का सदस्य ही उन्हें तैयार करता है और उन्हें पेश करता है। प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रथा, यानी व्यवस्थापन के कार्य को दूसरे को दे देना, कानून निर्माण के कार्य को दूसरे को दे देना प्रदत्त व्यवस्थापन कहलाता है। और इसके कारण कार्यपालिका द्वारा आज नियम निर्माण की शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। विधानमंडल सारे कानून या कम से कम सबसे महत्वपूर्ण कानून बनाने का कार्य नहीं करते हैं। जैसे भारत की संसद से अपेक्षा की जाती है
कि वो कानूनों का निर्माण करे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा। कानून निर्माण का कार्य कार्यपालिका ही करती है, मंत्रिमंडल ही करता है। मंत्री ही किसी विधेयक को पेश करते हैं, संसद में अपने बहुमत के दम पर वो उस विधेयक को पास करा लेते हैं और वो कानून बन जाता है। तो कार्यपालिका ही इस प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रथा के तहत कानून बनाने लगी है और कानून निर्माण का एक बड़ा भाग आज व्यवस्थापिका के हाथ से निकलकर कार्यपालिका के हाथ में चला गया है। तीसरा, रेडियो और टेलीविज़न संचार के इन साधनों के विकास ने कार्यपालिका अध्यक्ष को जनता के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अब कार्यपालिका संसद की परवाह किए बिना सीधा जनसंपर्क व जनता से आमना सामना कर सकती है। फ्रांस के राष्ट्रपति डी गॉल, अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन, भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, सब ने अपने कार्यकाल में ये बताया कि टेलीविज़न आदि साधनों का उपयोग कर जनमत को अपने पक्ष में किया जा सकता है। आज हम देखते हैं नरेंद्र मोदी रेडियो के माध्यम से मन की बात करते हैं, उनकी रैलियों का सीधा प्रसारण होता है, वो बड़ी बड़ी विशाल रैलियां आयोजित करते हैं और सीधे जनता से जुड़ते हैं। दूर संचार के साधनों ने जो कार्यपालिका का, जैसे प्रधानमंत्री होता है या राष्ट्रपति होता है, जो कार्यपालिका के मुखिया होते हैं, इनको जनता के सामने ला के खड़ा कर दिया है। वो किसी मामले में संसद से बात करने की बजाय, संसद में बात करने की बजाय वो सीधे जनता से रूबरू होते हैं। तो इस संचार के साधनों ने भी कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि की है। विशेषज्ञों की परिषदों व समितियों का विकास। आजकल किसी विधेयक का प्रारूप तैयार करने से लेके समिति स्तर तक विशेषज्ञों की सलाह ली जाती है और उसके बाद फिर उसको विधानमंडल में अनुमोदन के लिए पेश किया जाता है। अगर विधायक उस पर प्रश्न करते हैं या उसमें संशोधन प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें यह कह के हताश कर दिया जाता है कि इस पर विशेषज्ञों, सलाहकारों और संबंधित विभागों द्वारा बारीकी से विकास और छानबीन की जा चुकी है। यानी संसद का जो कोई सांसद उस विधेयक को लेकर क्वेश्चन पूछता है, विधायिका के सदस्य उसके ऊपर अंगुली उठाते हैं, तो उसे ये कह दिया जाता है कि इस पर पहले ही विशेषज्ञों से सलाह ली जा चुकी है, विशेषज्ञ संस्थाओं से मशविरा किया जा चुका है। और ऐसी स्थिति में चूँकि व्यवस्थापिका के सदस्य बहुत विशेषज्ञ नहीं होते, तो उन्हें कार्यपालिका सदस्यों की बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। सेनाओं पर कार्यपालिका का नियंत्रण है। दरअसल जैसे भारत का राष्ट्रपति है, वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, वो का संवैधानिक मुखिया है और राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद करते हैं। तो कहने का मतलब तीनों सेनाओं पर वास्तविक नियंत्रण प्रधानमंत्री का होता है। देश की सैन्य शक्ति के संचालन में करीब करीब संपूर्ण पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। कार्यपालिका इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। और जब युद्ध की स्थिति होती है, मुठभेड़ होती है, सैनिक संकट उपस्थित होते हैं, तो उसमें कार्यपालिका सर्वेसर्वा हो जाती है, क्योंकि युद्ध की और इस तरह की स्थितियों में तुरंत निर्णय लेने की ज़रूरत होती है और तुरंत निर्णय का कार्य व्यवस्थापिका में नहीं हो सकता, कार्यपालिका ही ऐसा कर सकती है। जैसे वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने अमेरिका की कांग्रेस की कई बार अवहेलना की। कार्यपालिका की शक्तियों में आज आणविक जो परमाणु बम के जो हथियार बने हैं, विनाशक हथियार बने हैं, इनके कारण भी वृद्धि हुई है। विदेश संबंधों की प्रधानता की यदि हम बात करें, ऐसा कहा जा सकता है कि जो जो विदेश मामलों में उलझता जाता है, त्यों कार्यपालिका शक्तिशाली होती जाती है। विदेश संबंधों के संचालन का कार्य अपनी प्रकृति से ऐसा है कि इसमें व्यवस्थापिका यदा कदा ही अपनी भूमिका निभा सकती है। सातवां है सकारात्मक राज्य का उदय। लोक कल्याणकारी राज्यों में जनता को सुविधा उपलब्ध कराना आज राज्य की ड्यूटी हो गई है। लोक कल्याणकारी राज्य से मतलब है जिसके अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, यानी जनता के कल्याण के लिए सुरक्षा, बीमा, ये सब कार्य राज्य के द्वारा किए जाते हैं। कल्याणकारी राज्य होता है जिसके अंतर्गत गरीब जनता के हितों का भी ध्यान रखा जाता है। समाज के वंचित और पिछड़े तबकों के लिए कल्याण कार्य करना राज्य की ड्यूटी समझी जाती है। जनता को हर चीज़ तुरंत और सही समय पर मिल सके, इसकी व्यवस्था कार्यपालिका को करनी होती है। इसलिए कार्यपालिका के काम बहुत बढ़ गए हैं। जब से राज्य जन कल्याणकारी राज्य बना है, तब से कार्यपालिका के कार्यों में वृद्धि हुई है और कार्यों में उस वृद्धि ने उसकी शक्तियों को भी बढ़ाया है। लिप्सन के शब्दों में राज्य कार्यों में प्रत्येक वृद्धि ने कार्यपालिका के कार्यों और शक्ति में वृद्धि की है। बड़े बड़े अनुशासित दलों का विकास हुआ है। व्यवस्थापिका की शक्ति को यदि हम देखें तो कार्यपालिका ने सही अर्थों में राजनीतिक दलों के माध्यम से छीना है। दलों के समर्थन के आधार पर कार्यपालिका व्यवस्थापिका सब कुछ करा लेती है। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री है, वो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, यानी जिस दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है उस दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री चूँकि कार्यपालिका है,
लेकिन अपने बहुमत के कारण, अपने दल के बहुमत के कारण व्यवस्थापिका से जैसा चाहे कार्य करवा लेता है, जैसे चाहे विधेयक को पास करवा लेता है। इसलिए कहा जा रहा है कि संसदीय प्रणाली प्रधानमंत्री प्रणाली में परिवर्तित हो गई है। व्यवस्थापिका में साधारण योग्यता के व्यक्तियों की भरमार है। एक कारण ये है कि जो व्यवस्थापिका के सदस्य हैं वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ज़्यादा योग्यता वाला, ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी चुनाव के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता, तो अपेक्षाकृत कम योग्यता वाले व्यक्ति और पेशेवर राजनीति के बहुत बड़ी संख्या में व्यवस्थापिका में चुन कर आ जाते हैं। वे कम योग्य व्यक्ति अपने आचरण से, अपने कार्यों से व्यवस्थापिका के सम्मान को कम करते हैं। हालांकि इस मामले में अमेरिका की सीनेट जो एक प्रमुख अपवाद है, वहाँ योग्यता वाले व्यक्ति आते हैं। 10वां व्यवस्थापिका की शक्तियों में कमी का जो कारण है वो है व्यवस्थापिका पर मंत्रिमंडल का हावी होना। संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल का निर्माण व्यवस्थापिका में से होता है और कहने के लिए वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, किंतु व्यवहार में अपने बहुमत के बल पर तथा दलीय अनुशासन के नाम पर सत्तारूढ़ मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका पर हावी रहता है। वर्तमान समय में व्यवस्थापिका द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर कार्यपालिका को हटाने की शक्ति का प्रयोग बहुत कम होता है, लेकिन मंत्रिमंडल द्वारा व्यवस्थापिका के निम्न सदन को विघटित करने की शक्ति का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। तो इस कारण आज व्यवस्थापिका पर मंत्रिमंडल का नियंत्रण स्थापित हो गया है। देश का प्रधानमंत्री अपने बहुमत के कारण कभी भी राष्ट्रपति को ये परामर्श दे सकता है कि लोकसभा को भंग कर दिया जाए और उसे लोकसभा को भंग करना पड़ेगा। यानी कार्यपालिका चाहे तो संसद के निम्न सदन को भंग करवा के उसका विघटन कर सकती है। तो इस प्रकार से मंत्रिमंडल का व्यवस्थापिका पर नियंत्रण हो गया है। इन सब के अतिरिक्त व्यवस्थापिका की भूमिकाओं के पतन के कुछ अन्य कारण भी हैं। आज की परिस्थितियों में प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में एक शक्तिशाली नेतृत्व की जरूरत होती है। नेतृत्व प्रदान करने का ये कार्य कार्यपालिका के प्रधान के द्वारा ही किया जा सकता है। व्यवस्थापिका अपनी प्रकृति और स्वरूप की दृष्टि से राज्य व्यवस्था में नेतृत्व प्रदान करने समय समय पर आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले व्यवस्थापिका की भूमिका में ह्रास और कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि का कार्य किया है। क्योंकि आज एक आर्थिक दौर है, हर देश चाहता है कि उसका लीडर बहुत प्रभावशाली हो। उसके लीडर की प्रभावशाली भूमिका पर ही उस देश के आर्थिक और राजनीतिक संकटों का सामना करने की क्षमता निर्भर करती है। संकटकालीन स्थिति का सामना कार्यपालिका ही कर सकती है, व्यवस्थापिका नहीं। अतः प्रत्येक संकट कार्यपालिका को कुछ अतिरिक्त शक्तियाँ देने और व्यवस्थापिका की भूमिका को सीमित करने का कार्य करता है। व्यवस्थापिकाओं की अवनति की ये स्थिति संसदीय प्रणाली वाले देशों में अधिक है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था वाले देशों में कम है। फिर भी विश्व के सभी देशों में कम या ज़्यादा रूप में ये बात देखी जा रही है कि व्यवस्थापिका की शक्तियों में कम ही अवश्य हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब व्यवस्थापिकाओं का कोई महत्व नहीं रहा या लोकतांत्रिक राज व्यवस्था में उनकी कुछ सारपूर्ण भूमिका नहीं है। व्यवस्थापिका आज भी लोकतांत्रिक राज व्यवस्था का केंद्र बिंदु है और बनी रहेगी। इससे जो क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ है कि व्यवस्थापिका के पतन के क्या कारण हैं बताइए, या कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि के क्या कारण हैं वो बताइए, या प्रदत्त व्यवस्थापन किसे कहते हैं ये बताइए। तो क्वेश्चन कोई भी हो, आपको ये सारे बिंदु जिन पर अपनी चर्चा इस वीडियो में हुई है वो सारे बिंदु आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखने हैं, अच्छे से याद करने हैं। आपको शुरू में लॉर्ड ब्राइस की पुस्तक का हवाला देना है, उसके बाद में व्यवस्थापिका के पतन का आशय क्या है, और उसके बाद में सारे बिंदु आपको लिखने हैं। कोई दिक्कत हो तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में या कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपनी समस्या भेज सकते हैं। उसका उचित समाधान करने का प्रयत्न हमारे द्वारा किया जाएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि कोरोना महामारी में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।